नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है बंद खोखे के अंदर से आती आवाज़ सुनकर हम डर गए। लेकिन जब मैंने अंदर झांका तो एक बूढ़े आदमी के बंधे हाथ पैर और उसके मुंह में कपड़ा ठोसा देखकर हम दोनों घबरा गए। आखिर कौन था वह बुजुर्ग आदमी और क्या थी उसकी कहानी? शाम का समय था। हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा सुहावना था। तो मैं और मेरी पत्नी दोनों ही आज बाहर पैदल पैदल घूमने के लिए निकल पड़ी, क्योंकि गर्मी इन दिनों बहुत ज़्यादा हो रही थी, या ये कहो कि गर्मी अपनी चरम सीमा पर थी। एसी, कूलर, मानो सब इस गर्मी के आगे फेल हो रहे थे। और ऐसे में जब 2-3 दिन से बारिश हो गई तो मौसम में कुछ राहत मिली। और अब शाम को जब हल्की फुल्की बारिश की फुहारें आने लगी थीं, तो फिर दिव्या और मैं, हम दोनों ही इस मौसम का लुत्फ़ उठाने का मौका आखिर कैसे छोड़ सकते थे। तो हम दोनों निकल पड़े 2 कदमों की सवारी करते हुए, और बस दोनों बातें करते हुए आगे चलते ही जा रहे थे। ऊपर से मौसम इतना ज़्यादा अच्छा था कि दूरी का पता ही नहीं चला, और हम दोनों टहलते टहलते अपने घर से काफ़ी दूर निकल आए। जब हम थोड़ी सी और आगे पहुँचे तो वहाँ हमने देखा कि बारिश एकदम से तेज़ होने लगी है। अब हम दोनों को बारिश से बचने के लिए कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था कि हम कहाँ जाएं। अब दिव्या और मैं, हम दोनों ने ही अपने कदमों की रफ्तार बढ़ाई और आगे की ओर चल दिए कि अपने आप को हम बारिश से बचा सकें। ऐसा कुछ मिल जाए जिससे हम दोनों छिप सकें। जैसे जैसे हमने अपने कदमों की रफ्तार बढ़ाई, वैसे वैसे ही बारिश ने भी अपनी रफ्तार बढ़ा दी, और अब बारिश बहुत तेज़ होने लगी थी। मैंने भी दिव्या का हाथ पकड़ा और हम दोनों भी बारिश से खुद को बचाने के लिए भागने लगे। थोड़ी सी दूर दौड़ लगाने के बाद हमें आखिरकार एक उम्मीद की किरण नज़र आई। पास जाकर देखा तो वहाँ एक टूटा सा लकड़ी का एक खोखा दिखाई दिया, जिसके ऊपर एक टीन की छत पड़ी हुई थी। हम दोनों उस छत के नीचे जाकर खड़े हो गए। कुछ देर वहाँ खड़े रहने के बाद हमें कुछ अजीब सी आवाज़ें आईं, मानो जैसे कोई व्यक्ति दर्द में कराह रहा हो। लेकिन मैंने दिव्या से कहा कि दिव्या, क्या तुम्हें भी यहाँ से एक अजीब सी आवाज़ आ रही है? तो दिव्या ने भी हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ आकाश, आ तो रही है, लेकिन क्योंकि शाम का समय था और अब थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी हो गया था, तो मैंने उस आवाज़ को इग्नोर करना ही उचित समझा। और बस मन ही मन हम दुआ मनाने लगे कि जल्दी से बारिश बंद हो जाए तो हम लोग यहाँ से चले जाएं। लेकिन बारिश थी कि बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह तो और तेज़ ही होती जा रही थी। जब हम वहाँ खड़े रहे तो थोड़ी देर बाद फिर से वहीं कराहने की आवाज़ और तेज़ तेज़ आने लगी, और धीरे धीरे वह आवाज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि हमारा वहाँ खड़े होना जैसे भारी हो गया। एक तो मन में डर भी लग रहा था कि अंधेरा हो रहा है, पता नहीं कौन है जो ऐसी आवाज़ से कराह रहा है, और ऊपर से दिव्या भी तो मेरे साथ थी। मन में मानो डर बैठा हुआ था, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही कुछ इसी तरीके से एक घटना घटित हुई थी यहाँ। तो मन में यह भी डर था कि कहीं कोई व्यक्ति झूठ मूठ का ड्रामा बनाकर इसीलिए तो ऐसी आवाज़ें नहीं निकाल रहा है ना, कि हम उसके पास जाकर उसे देखने लगें जैसे ही हम उसे देखने के लिए पहुँचें, और वह इसका फ़ायदा उठा ले। लेकिन जब आवाज़ ज़्यादा बढ़ने लगी तो अब मैंने दिव्या से कहा कि दिव्या, तुम यहीं रुको, मैं ज़रा देख कर आता हूँ कि यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। मैंने अब इधर उधर झांकना शुरू कर दिया। पहले तो दिव्या ने मुझे मना किया वहाँ जाने के लिए। वह मुझे वहाँ जाने से रोकने लगी
क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि मैं उसे अकेला छोड़कर कहीं भी जाऊं। लेकिन मैंने दिव्या को समझाया और उसको समझाने के बाद मैं वहां जा पहुंचा। मैंने इधर उधर झांक कर देखा, लेकिन मुझे वहां कोई व्यक्ति नज़र नहीं आया। जिधर हम खड़े थे उधर से वह खोखा भी बंद था और उस पर ताला लगा हुआ था। मैंने इधर उधर झांक कर देखा। जब जाकर कुछ नज़र नहीं आया तो मैं फिर से अपनी जगह पर आकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद फिर से वही आवाज़ आई और मैंने और दिव्या ने जब गौर से सुना तो वह आवाज़ हमें अपने बिल्कुल ही आसपास से आती हुई सुनाई दी। अब हम दोनों ही इस बात से अनजान थे कि ये आवाज़ें आखिर आ कहाँ से रही हैं। अब जब हम दोनों ने ध्यान लगाया तब हम दोनों ने ही महसूस किया कि यह आवाज़ उस टीन के पास पड़े हुए उस खोखे से आ रही है। लेकिन उस पर तो ताला लगा हुआ था, तो आखिर उस लकड़ी के खोखे के अंदर से हमें ये कैसी आवाज़ें आ सकती हैं। चारों ही तरफ अच्छे तरीके से देखने के बाद जब हमने नीचे की तरफ झांक कर देखा तो उसमें नीचे की तरफ एक होल बना हुआ था। जब उस होल से मैंने झांक कर देखा तो मुझे एक बुज़ुर्ग बाबा नज़र आए, बिल्कुल कमज़ोर, और उनके हाथ पैर बंधे हुए थे और शायद उनके मुंह पर भी कपड़ा बंधा हुआ था और इसी वजह से वह ज़्यादा कुछ साफ बोल ही नहीं पा रहे थे। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूं क्या नहीं। अब अंधेरा भी काफ़ी हो चुका था। जब मैंने उन बुज़ुर्ग बाबा को देखा तो मैं उन्हें देखता ही रह गया। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें वहाँ किसने बंद किया था और उनकी स्थिति भी इतनी दयनीय थी कि मैं चाहकर भी जो देखा उससे मुंह नहीं फेर सकता था। जैसे तैसे करके मैंने और दिव्या ने उन्हें वहाँ से बाहर निकाला। जैसे ही वह बाहर निकले और हमने उनसे कुछ पूछना चाहा, उससे पहले ही वह बेहोश हो गए और मैं और दिव्या एक दूसरे की ओर देखने लगे। हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हम दोनों क्या करें। फिर जैसे तैसे करके हम उन्हें अपने घर ले गए और घर ले जाकर उनका बीपी वगैरह चेक किया तो उनका बीपी बहुत कम आया। शायद बहुत देर अंदर बंधे रहने के कारण उनका बीपी डाउन हो गया था। बहुत देर के बाद उन्हें होश आया तो मैंने उन्हें ORS का घोल दिया, जिससे उन्हें थोड़ी तसल्ली हुई। हम दोनों ने ही उनसे ज़्यादा कोई पूछताछ नहीं की क्योंकि उनकी स्थिति कुछ नाजुक सी ही थी। पहले हमने सोचा कि उन्हें थोड़ा आराम लग जाए, तब बाद में हम उनसे सब कुछ पूछ ही लेंगे। वैसे भी हमारे घर में हम दोनों के अलावा और कोई नहीं रहता था। अब मैंने दिव्या को इशारा किया तो दिव्या जल्दी से किचन में गई और उनके लिए बढ़िया सी खिचड़ी बना कर ले आई। हमने उन्हें खाने के लिए हल्का खाना ही दिया। मैंने और दिव्या ने उन्हें खिचड़ी खिलाई और फिर उसके बाद उन्हें आराम करने के लिए छोड़ दिया। 2-4 दिन बाद उनकी ठीक ठाक देखभाल करने के बाद अब उनकी स्थिति में पहले से बहुत सुधार था। जब वह हमें मिले थे तो उनको हल्की फुल्की काफ़ी चोटें भी थीं, जिस पर रोज़ दवाई लगाए जाने के कारण वह सब भी ठीक हो चुकी थीं। फ़िलहाल में उनकी स्थिति उस दिन से तो बहुत बेहतर थी जिस दिन वह हमें मिले थे। एक दिन शाम का समय था और हम सब लोग वहाँ बैठे हुए थे। मैं भी आज ऑफिस से जल्दी ही आ गया था और दिव्या वर्क फ्रॉम होम ही कर रही थी। आज बारिश फिर से होने लगी तो हमने चाय पकौड़ी बनाई और साथ में बैठकर बारिश के मौसम का आनंद लेने लगे। हम सब साथ में बैठकर चाय पी ही रहे थे कि अचानक से उन बाबा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो एकदम से गुमसुम से हो गए। दिव्या ने मुझे इशारा किया तो मैंने चाय की प्याली रख कर मैं बाबा जी के पास पहुंचा और उनके कंधे पर हाथ रखा। वह फिर भी किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। फिर मैंने थोड़ा सा उनका हाथ पकड़कर हिलाया तो वे कुछ संभले, उन्हें कुछ होश आया।
तब मैंने उनसे कहा, क्या हुआ बाबा, कहाँ खो गए आप? और ये आपकी आंखों में आंसू कैसे? कब से देख रहे हैं हम दोनों, क्या आप ऐसे ही किसी सोच में डूबे हैं? आप बताइए तो सही कि आखिर क्या बात है। सवाल तो हमारे मन में भी बहुत सारे हैं, लेकिन हमने आपसे इसीलिए पूछना उचित नहीं समझा कि अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। पता नहीं आपको क्या लगे, इस वजह से हमने आपसे कुछ भी नहीं पूछा। पर आज आपको इस तरह से अचानक से दुखी देखकर हम दोनों ही खुद को रोक नहीं पाए। बताइए ना बाबा, कि आखिर बात क्या है? आपको परेशान देखकर हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ तो बताइए। तब वह बुजुर्ग बोले, कुछ नहीं बेटा, कुछ पुराने दिनों की याद आ गई। कैसे पुराने दिन बाबा? पूरी बात बताइए, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। दरअसल बेटा, मेरा नाम सुनील है। हमारा भी एक भरा पूरा परिवार था। बेटा, बहू, पोते पोती और मेरी पत्नी माया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। घर में एकदम से हंसी खुशी का माहौल था। बेटे की अभी नई नई शादी हुई थी, तो घर में बहुत चहल पहल थी। मुझे नहीं पता था कि जिस बेटे की शादी हमने इतने अरमानों से की थी, उसकी शादी के बाद हमारी ज़िंदगी में ग्रहण लग जाएगा। मेरा एक बेटा था जिसका नाम गोपाल था। क्योंकि बेटा अकेला था, तो हमने उसकी पढ़ाई लिखाई तो बहुत अच्छे कॉलेज से करवाई, लेकिन उसे विदेश नहीं भेजा, क्योंकि अगर वह वहाँ चला जाता तो हम लोग यहाँ बिल्कुल अकेले पड़ जाते। और मेरे बेटे ने भी यही तय किया कि वह हमारे पास गांव में बहुत खेती बाड़ी थी, तो बेटे ने एग्रीकल्चर से एक अच्छी पढ़ाई की और वह खेतों में और अच्छी पैदावार के लिए नई नई तकनीकें लगाकर अपनी फसलों के उत्पादन को और ज़्यादा बढ़ाने लगा। हम सब भी बहुत खुश थे कि चलो बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो गया। सब कुछ अच्छा चल रहा था। शादी के लगभग 2 साल तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन शादी के 2 साल बाद अचानक से बहू को न जाने क्या हो गया। उसके व्यवहार में दिन प्रतिदिन बदलाव आने लगा। वह बहू जो दिन रात हमारी सेवा करते नहीं थकती थी, अब वह हमारी कोई बात नहीं मानती थी। यह तो मुझे नहीं पता कि उसको हुआ क्या था। बस मुझे तो इतना पता है कि बहू धीरे धीरे बदल रही थी, और यह बात माया ने भी नोटिस की थी। एक दिन माया ने बहू को अपने पास बुलाया और उससे पूछने लगी, बेटा, कोई बात है क्या? अगर कोई बात है तो हमें बताओ। तुम्हारा व्यवहार दिन प्रतिदिन हमारे प्रति रूखा सा होता जा रहा है। पहले जिस घर में सब लोग हंसी खुशी रहा करते थे, अब उस घर में सन्नाटा सा ही रहने लगा। कोई भी किसी की शक्ल देखने को तैयार ही नहीं था। बहू भी पहले की तरह बात नहीं करती, और ना ही गोपाल पहले जैसा रहा है। उसने माया की किसी बात का जवाब नहीं दिया, बस इतना कहकर चली गई कि माँ जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, पता नहीं आपको ऐसा क्यों लग रहा है। अब तो बहू ना चाय बनाती, ना नाश्ता तैयार करती, खाना भी बनाकर रसोई में ऐसे ही छोड़ दिया करती। जिसको लेकर खाना है वह खा ले, जिसको नहीं खाना है वह ना खाए, और अपने कमरे में जाकर बंद सी हो जाती। जब गोपाल खेत से वापस आता, तब बस वह उसको खाना निकाल कर दे दिया करती। उसके अलावा उसे हमसे कोई मतलब ही नहीं रहा था। गोपाल भी अब बुझा बुझा सा रहने लगा था। और फिर धीरे धीरे समय के साथ साथ बस घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। बहू किसी न किसी बात पर माया और मुझे उल्टे सीधे ताने सुना दिया करती थी। एक दो बार तो मैंने गोपाल से उसे यह कहते भी सुना कि इन दोनों बुढ़े बुढ़िया को हम कब तक झेलेंगे, क्यों ना आप इन्हें आश्रम में छोड़ दो, अब मुझसे इनकी और सेवा नहीं होती। दिन रात किट 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 लगे रहते हैं। अभी तो उनके हाथ पैर चल रहे हैं, कुछ समय के बाद जब वह और ज़्यादा बूढ़े हो जाएंगे तो कौन उनकी सेवा करेगा? मेरे भी तो बच्चे हैं,
मैं अपने बच्चों के बारे में सोचूं या इन दोनों के बारे में। इस पर गोपाल ने कोई प्रतिक्रिया तो नहीं दी, लेकिन उसका व्यवहार भी बदलता जा रहा था। हम दोनों भी समझ रहे थे कि अब उस घर में हमारी कोई जगह नहीं है। एक दिन माया दरवाजे पर बैठी हुई थी और इसी तरीके से तेज़ बारिश हुई। मेरा अचानक से चाय पीने का मन हुआ, तो मैंने माया से चाय बनाने को कहा। वह रसोई में चाय बनाने के लिए चली गई। चाय के कप को हाथ में लिए हुए वह मेरी तरफ आ ही रही थी कि अचानक से वह बेहोश हो गई। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर उसे हुआ क्या है। अभी 1 मिनट पहले तक तो वह बिल्कुल ठीक थी। जब मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गया तो डॉक्टर ने बताया कि उसे हार्ट अटैक आया है। थोड़ी बहुत देर अस्पताल में रखने के बाद डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया कि हम आपके पेशेंट को नहीं बचा सके, और माया मेरा साथ छोड़कर हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गई। इतना कहकर वह बुज़ुर्ग बाबा यानी कि सुनील जी फूट फूट कर रोने लगे। मैंने और दिव्या ने उन्हें जैसे तैसे सांत्वना दी। अब हम दोनों ही समझ रहे थे कि आज की इस बारिश को देखकर उनकी आंखों से आंसू क्यों निकल रहे थे और वह लगातार खिड़की के बाहर क्यों देखे जा रहे थे। कुछ समय पहले ही ऐसी ही एक बारिश में उन्होंने अपने जीवन साथी को खोया, तो पुरानी यादों का ताज़ा होना तो स्वाभाविक सी बात थी। किसी अपने को खोने का दुख वह व्यक्ति ही समझ सकता है जिसने किसी अपने को खोया हो। जैसे तैसे करके हमने सुनील जी को चुप किया और फिर हमने उनसे पूछा, लेकिन बाबा, आप उस दिन उस खोके में कहाँ से आए और आपका घर कहाँ पर है, और आंटी जी के ख़त्म होने के बाद आपके साथ आखिर ऐसा क्या हुआ कि आप हमें ऐसी स्थिति में मिले। तब उन्होंने हमें बताया कि माया की अचानक मौत हो जाने के कारण मैं तो बिल्कुल टूट चुका था। अब तो बहू के नखरे और भी बढ़ गए थे। बहू ने अब खाना बनाना भी बंद कर रखा था। उसे बस खुद से ही मतलब था। उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि मैंने खाना खाया है या नहीं खाया। बहू से तो उम्मीद ही क्या करनी थी, वो तो दूसरे घर से आई थी। जब मेरे अपने बेटे को ही ये होश नहीं रहा कि मेरे पिता ने कुछ खाया भी है या नहीं खाया, वो क्या कर रहा है, कैसा है, माँ के जाने के बाद इन पर क्या गुजर रही है, कम से कम मैं तो उनका हालचाल पूछ लूँ। लेकिन गोपाल को इस बात से शायद कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। एक दिन गोपाल खेत पर गया हुआ था। दोपहर का समय था। बहू अपने कमरे में सोई हुई थी। बहू का कमरा किचन के बराबर में ही पड़ता था। मैं जब वहाँ से गुज़रा तो मुझे बहू के कमरे से किसी आदमी के ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आई। जब मैंने धीरे से जाकर उनकी आवाज़ सुनी तो वे दोनों आपस में बात कर रहे थे। गौर से सुनने पर पता लगा कि अंदर बहू के अलावा किसी आदमी की भी आवाज़ आ रही थी। वह आदमी बहू से कह रहा था कि चलो कम से कम बुढ़िया का तो काम तमाम हुआ, और किसी को शक भी नहीं हुआ कि तुमने जो दवाई दी थी उसके कारण उस बुढ़िया को अचानक से हार्ट अटैक आया था। सबने यही सोचा कि बुढ़िया को खुद से ही हार्ट अटैक आ गया। यह कहकर वह दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। यह सब सुनकर मैं सुन्न रह गया। मुझे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। जैसे ही मैंने यह सुना तो मैं गुस्से में आग बबूला हो गया और मैंने बहू के कमरे का दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने 2-4 धक्के मारे तो दरवाज़ा खुल गया और अंदर मेरी बहू के साथ एक अजनबी कोई आदमी था जिसे मैं नहीं जानता था। मैं गुस्से में बहू को मारने के लिए दौड़ा, लेकिन इतने में ही उस आदमी ने पीछे से मेरे सर पर वार कर दिया और मेरे हाथ पैर बांधकर बेहोशी की हालत में मुझे न जाने कैसे और कब उस खोखे में बंद कर गए। जब मेरी आँख खुली तो मैंने अपने आप को उसमें बंद पाया और उसके बाद तुम लोगों ने आकर मुझे वहाँ से निकाल लिया। लेकिन बाबा,
क्या आपके बेटे को पता था कि उस आदमी और आपकी बहू के बारे में? अगर नहीं पता था तो उसने आपको ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? पता नहीं बेटा, यह तो मैं नहीं जानता कि मेरे बेटे और मेरी बहू और उस आदमी के बारे में पता था या नहीं पता था, लेकिन मैं फ़िलहाल अभी उस शहर में नहीं जाना चाहता। जो लोग मेरी पत्नी को इस तरीके से मार सकते हैं, मुझे बांधकर यहाँ छोड़कर जा सकते हैं, वह लोग कुछ भी कर सकते हैं। अभी वैसे भी कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। अब तो बस कैसे भी करके मुझे अपनी बहू और उस आदमी से अपनी पत्नी के खून का बदला लेना है। जितना भी मेरी बहू ने मुझे और मेरी पत्नी को प्रताड़ित किया, उस सब का मैं गिन गिन कर उससे हर बदला लूँगा। यह कहकर वे गुस्से में लाल हुए जा रहे थे। लेकिन तुम लोगों ने मुझे बचाकर मेरे ऊपर जो एहसान किया है, उसका बदला तो मैं कभी नहीं चुका सकता। मुझे तुम लोगों की थोड़ी सी और मदद चाहिए। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो बहुत अच्छा होगा। इतना कहकर उन्होंने हमारे आगे हाथ जोड़ लिए। तब दिव्या बोली, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप अंकल? अब यूँ हाथ जोड़कर आप हमें शर्मिंदा ना करें। हम तो आपके बच्चे जैसे हैं। और क्या हुआ, आपकी बहू ने आपके साथ ऐसा किया तो आप आज से आपकी बेटी के पास हैं। वैसे भी हम दोनों से बेहतर माँ बाप के प्यार के बारे में कौन जान सकता है। आज से आप हमारे पिता समान हैं। हमसे जो होगा हम करेंगे पापा जी। आपने कुछ सोचा है क्या कि हमें सब कुछ कैसे करना है? बेटा, तुम लोग एक काम करो, मेरे पास बस यही है। उन्होंने अपनी जेब से एक अंगूठी निकाली और मेरे हाथ में थमा दी कि इसका जो भी दाम मिलेगा उसे तुम लोग अपने पास रख लेना। धीरे धीरे समय बीता। 10-12 दिन के बाद अब जब दिव्या ने भी अपने ऑफिस जाना शुरू कर दिया तो सुनील जी घर पर पड़े पड़े बोर होने लगे। बहुत हिम्मत करने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहूँ। मैं घर पर पड़े पड़े बहुत बोर हो जाता हूँ। क्या मैं भी कोई नौकरी ढूंढ लूँ, छोटी मोटी ही सही, ताकि मेरा समय भी कटता रहेगा और मैं घर पर पड़े पड़े बोर भी नहीं होऊंगा। मैंने उन्हें कहा कि नहीं नहीं पिताजी, हम दोनों तो कमाते ही हैं और फिर हम दोनों के होते हुए आप नौकरी करोगे, यह तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। फिर भी वह नहीं माने और उनके बार बार कहने पर मैंने और दिव्या ने एक आइडिया लगाया और उनकी दी हुई उस अंगूठी को लेकर अगले दिन हम सुनार के पास गए और जाकर सुनार से उस अंगूठी को दिखाकर हमने उसकी कीमत पूछी तो उस अंगूठी की कीमत सुनार ने ठीक ठाक बताई। इस अंगूठी के बीच में जो नग लगे हुए थे, दरअसल वो नग नहीं, हीरे थे और उनकी वजह से उस अंगूठी की कीमत और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। वह अंगूठी अच्छे खासे दामों में बिक गई और हम दोनों ने जो आइडिया लगाया था, अब हम दोनों उसको पूरा करने के लिए निकल गए। वहीं पर पास में ही मेरे एक दोस्त की दुकान खाली थी, तो मैंने और दिव्या ने मिलकर जो अंगूठी को बेचकर पैसे मिले थे, उन पैसों से और थोड़े पैसे और डालकर सुनील जी को एक किराना स्टोर की दुकान खुलवा दी। अगले 2 दिन बाद दिव्या ने सुनील जी से कहा कि पिताजी, हम आपके लिए नए कपड़े लेकर आए हैं, आप इन कपड़ों को पहनकर तैयार हो जाइए। आज हमें एक बहुत ज़रूरी फंक्शन में जाना है। दरअसल दिव्या सुनील जी को सरप्राइज़ देना चाहती थी। अब हम तीनों तैयार होकर दुकान की ओर निकल गए। जब वहाँ जाकर देखा तो उस किराना स्टोर को देखकर वह कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे। फिर जब दिव्या ने बताया कि यह किराना स्टोर हमने उनके लिए खुलवाया है क्योंकि वह भी घर पर बैठे बैठे बोर हो जाते थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना खुद का अपना काम शुरू किया जाए, जो किसी नौकरी करने से तो बहुत अच्छा है। यह सब देखकर उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक गए। अब हम दोनों सुबह नहा धोकर तैयार होकर अपने ऑफिस निकल जाते और सुनील जी अपनी दुकान पर। शुरू शुरू में दुकान ठीक नहीं चली,
लेकिन 4-5 महीने बीतने के बाद दुकान पर ग्राहक आना शुरू हो गए थे और दुकान धीरे धीरे करके बहुत अच्छी चलने लगी। और देखते ही देखते वह छोटा सा किराना स्टोर कब एक ग्रॉसरी मॉल में बदल गया, हमें पता ही नहीं चला। और आज सुनील जी उस मॉल के मालिक थे। कुछ दिनों पहले तक वे मुझसे नौकरी ढूंढने को कह रहे थे। आज उनके अंडर खुद 10-15 बंदे काम कर रहे थे और उनके जोर देने पर हमने भी अपनी नौकरी छोड़ दी और उनके साथ मिलकर अपने इस मॉल को चलाने लगे। एक दिन हम सब मॉल जा रहे थे कि रास्ते में रेड लाइट पड़ी और वहाँ उस रेड लाइट पर एक लड़का लगभग बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। जैसे ही ग्रीन सिग्नल होने के बाद वहाँ से गाड़ी आगे की तरफ बढ़ी तो सुनील जी ने मुझे गाड़ी रोकने को कहा। जब मैंने गाड़ी रोकी तो वह उतरकर उस सिग्नल की तरफ जाने लगे। जब उन्होंने वहाँ पर जाकर देखा तो वह चौंक गए, क्योंकि वह जो बेहोशी की हालत में लड़का लेटा हुआ था वह कोई और नहीं, उनका अपना बेटा गोपाल था, जिसके बारे में हमने खुद ने नहीं सोचा था कि वो हमें इस हाल में यहाँ मिलेगा। हम लोगों ने उसे उठाया और उसको हॉस्पिटल लेकर पहुँचे। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसे बहुत बुरी तरह से मारा पीटा है। डॉक्टर ने उसकी मरहम पट्टी तो कर दी, लेकिन उसको होश नहीं आया तो डॉक्टर ने उसे इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट कर दिया। 2 दिन बाद जब उसे होश आया तो उससे पूछा गया कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। तब उसने बताया कि आपके जाने के बाद मैं घर पहुंचा तो मैंने गीता से पूछा कि पिताजी कहाँ गए हैं। तब गीता ने बताया कि आप कुछ दिन के लिए मेरी ननिहाल गए हैं। मैंने जब उसको कहा कि पिताजी ने तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया, तब उसने कहा कि माँ के जाने के बाद से आपका घर पर मन नहीं लगता था और आपको अचानक से वहाँ जाने की सूझी। गीता ने कहा कि मैंने तो पिताजी से मना भी किया था, लेकिन वो माने ही नहीं थे। मुझे भी लगा कि शायद वह सही कह रही होगी, इसीलिए मैंने भी इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं किया। तब हमने गोपाल से पूछा कि लेकिन तुम लोग यहाँ कैसे आए, मतलब तुम यहाँ कैसे हो, वो भी इस हालत में, आखिर तुम्हारी यह हालत कैसे हो गई। तब वह बोला कि एक दिन मैं घर से कहीं बाहर गया था किसी काम से। मैं घर से गीता से 2 दिन के लिए कहकर गया था, लेकिन उस दिन किसी वजह से मेरा जाना नहीं हुआ तो मैं घर वापस आ गया। जब मैं घर वापस आया तो घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। जब मैं वहाँ से ऊपर पहुँचा तो मैंने कमरे में गीता के साथ किसी आदमी को देखा और जैसे ही मैं उसकी तरफ बढ़ा कि गीता ने पीछे से मेरी गर्दन पर किसी भारी चीज़ से हमला कर दिया और फिर मुझे उन दोनों ने बहुत मारा पीटा। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब जब मेरी आंखें खुलीं तो मैंने आप लोगों को अपने साथ पाया इस जगह पर। हालांकि सुनील जी अपने बेटे से नाराज़ तो बहुत थे और उन्होंने उससे सही से बात भी नहीं की थी, क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी पत्नी को बढ़ावा गोपाल ने ही दिया था। अगर वह चाहता तो उसकी पत्नी को काबू में रख सकता था। क्या उसे उसके माता पिता की बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना कि औलाद चाहे कितनी भी गलती करे, माँ बाप का दिल इतना बड़ा होता है कि औलाद के लिए पसीज ही जाता है। अब तक सुनील जी इस कारण से चुप लगाए हुए थे कि उन्हें अब तक कुछ पता भी नहीं था। उन्हें तो लगा था कि शायद उनकी बहू को उन दोनों से ही दिक्कत है, और दूसरा उनके हालात पहले कुछ ठीक भी नहीं थे कि वह कुछ कर पाते। लेकिन अब समय आ गया था कि वह अपनी बहू की अकल ठिकाने लगाएं और उसे उसके कर्मों की सज़ा दें। बस फिर क्या था, सुनील जी, दिव्या, मैं और गोपाल, हम चारों निकल पड़े गोपाल के घर की ओर। जिस वक्त हम लोग उसके घर पहुँचे तो उस समय गोपाल की पत्नी गोपाल और सुनील जी को देखकर हक्की बक्की रह गई। वह चौंकते हुए उन्हें देखने लगी
उसका रंग बिल्कुल पीला पड़ गया था। हालांकि घर में हमें उसके अलावा और कोई नहीं मिला, लेकिन वह एकदम से पसीने में पूरी भीग गई और बहुत बुरे तरीके से घबराने लगी। फिर भी उसने खुद को संभालते हुए सुनील जी और गोपाल के साथ ऐसे व्यवहार किया कि जैसे वो उनके जाने से कितनी दुखी थी और उसका इन सब से कोई लेना देना ही नहीं था। अब वह अपने पति और ससुर के सामने झूठ मूठ के आंसू बहाकर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तब गोपाल और सुनील जी ने भी उसका विश्वास जीतने के लिए बिल्कुल ऐसे जताया कि उनके साथ जो भी हुआ, उनकी बहू ने जो किया, उन्हें पहले का कुछ भी याद ही नहीं है। और जब यह बात गोपाल की पत्नी को पता चली तो वह तो खुशी से फूली ही नहीं समा रही थी। मैं और दिव्या उन दोनों को वहाँ छोड़कर अपने घर वापस आने लगे, लेकिन हमने गोपाल की पत्नी का सच पहले ही पुलिस को बता रखा था। पर पुलिस तो सबूत मांगती है, ऐसे कैसे वह किसी की भी बात पर यकीन कर सकते थे। हमने बहुत रिक्वेस्ट की। हमारे बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद पुलिस वालों ने अपने कुछ कांस्टेबल सादा कपड़ों में गोपाल के घर के आसपास लगा दिए। एक दिन सही से बीता और गोपाल की पत्नी ने अपने पति और ससुर की बहुत अच्छे से देखभाल की। गोपाल को इतना तो समझ आ ही गया था कि उसकी पत्नी कितनी ज़्यादा चालाक है, क्योंकि गोपाल ने अपनी आंखों से उसे किसी और के साथ देखा और अब जब उसके पिता मिले हैं तो उन्होंने भी गोपाल को सारी बातें बता ही दी थीं। सुनील जी ने यह सब उसे खुद तो नहीं बताया, लेकिन दिव्या ने उन्हें सब कुछ बता दिया था कि किस तरह से उनकी पत्नी ने सुनील जी पर अत्याचार किया और उस लड़के ने सुनील जी को हाथ पैर बांधकर किस तरह से शहर के बाहर ले जाकर उस खोखे में छोड़ दिया था और किन हालात में हमें सुनील जी मिले थे। जब हमने यह सब बातें उनके बेटे को बताईं तो वह भी चौंक गया। उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ और यह सब सुनकर वह रोने लगा कि उसकी पत्नी ने उसके पिता के साथ इतना बुरा बर्ताव किया और यहाँ अभी तक वह सोचे बैठा था कि उसके पिता अपनी मर्जी से यह घर छोड़ कर गए हैं। लेकिन आज जब उसे सच पता चला तो वह बहुत शर्मिंदा हो रहा था और वह मन ही मन खुद को 1000 गालियाँ दे रहा था। वह सुनील जी से वहीं माफ़ी मांगने लगा और उनके आगे रोने लगा। तो सुनील जी ने तब उसे चुप करके बिठा दिया और कहा कि यहाँ यह सब ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। हम जो काम करने आए हैं, हमें पहले उस काम पर ध्यान देना है। तुम इन सब फालतू की चीज़ों में मत पड़ो, अपने काम पर ध्यान लगाओ। अब सब लोग अपने अपने काम पर लगे हुए थे और क्योंकि हमने पुलिस वालों की मदद ले ली थी और पुलिस वाले भी सादा वर्दी में वहीं तैनात थे, इसीलिए और फिर हम लोगों ने पुलिस वालों को यह कहा था कि सुनील जी और उनके बेटे की जान को खतरा है और इसीलिए पुलिस वाले हमारी मदद करने को तैयार हुए थे। इधर सुनील जी और गोपाल जब घर लौटे तो उन्होंने अपनी बहू को ऐसे जताया कि उन्हें पिछला कुछ भी याद नहीं है। उनके सर में किसी ने भारी चोट मारी थी, जिसके कारण उनकी याददाश्त चली गई है। उन्हें कुछ भी याद नहीं है कि उनके साथ क्या हुआ और कैसे हुआ। जब उन्हें होश आया तो वह अस्पताल में थे और अस्पताल से घर तक लाने में मैंने और दिव्या ने उनकी मदद की। बस इतनी ही बात उन्होंने अपनी बहू को बताई थी। फिर जब मैं और दिव्या उन्हें घर छोड़ने गए तो एक दिन तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगले दिन उनकी बहू ने कहा कि पापा जी, यह दोनों अपने घर नहीं जाएंगे क्या? माना कि इन्होंने हमारी मदद की है, पर एक दिन यहाँ रुक गए इतना बहुत है। अब क्या ये यहीं रहेंगे? हमारे सामने ही उन्होंने ऐसे बोला तो वहाँ से वापस आना अब हम दोनों की मजबूरी थी, लेकिन हम सुनील जी और उनके बेटे को ऐसे ही छोड़ भी नहीं सकते थे। तो मैंने कहा कि पापा, आप इस फ़ोन को अपने पास रखिए। मैंने आपके फ़ोन में सेटिंग चेंज कर दी है। अगर आपको कभी भी ख़तरा महसूस हो तो बस आप साइड वाला बटन दबा दीजिएगा, मेरे पास अपने आप कॉल आ जाएगा।
बाकी सब मैं देख लूँगा। मैं आपसे ज़्यादा दूर नहीं हूँ, आपके आसपास ही रहूँगा। लेकिन फ़िलहाल आपकी बहू के सामने मेरा यहाँ से जाना बहुत ज़रूरी है, वरना इसे हम पर शक हो जाएगा और हम इसे रंगे हाथों नहीं पकड़ पाएंगे। बस यही सोचकर उनकी बहू के सामने मैंने और दिव्या ने यह प्लान किया कि हम वहाँ से निकल गए। उसके बाद उसी दिन रात के समय हम उस मोहल्ले में गए और हमने वहीं पड़ोस में एक घर में एक कमरा किराए पर ले लिया और मैं और दिव्या उस कमरे में रह रहे थे। हम दोनों जैसे ही जाकर कमरे में लेटे, वैसे ही मेरी नज़र सुनील जी के घर पर पड़ी। मैंने और दिव्या ने टॉप फ्लोर पर कमरा लिया था ताकि हम आराम से उन पर नज़र रख सकें। जब मैंने देखा तो एक अनजान लड़का सुनील जी के घर में दाखिल हुआ, जिसके जाते ही मुझे कुछ शक हुआ और मैंने पुलिस वालों को फ़ोन पर यह इन्फॉर्मेशन दे दी और जल्द से जल्द घर के अंदर पहुंचने को कहा। पुलिस वाले भी एक एक करके उस आदमी के पीछे घर में जाने लगे। इधर सुनील जी और उनका बेटा गोपाल दोनों को मैंने मैसेज करके पहले ही बता दिया था, लेकिन वह दोनों सोने का नाटक कर रहे थे। इतनी ही देर में सुनील जी की बहू ने गीता ने उस लड़के के लिए दरवाज़ा खोल दिया और वह लड़का गीता के कमरे में चला गया और कमरे में जाकर वह उससे बातें करने लगा कि सबसे पहले किसे ठिकाने लगाया जाए। तब गीता ने कहा कि मैंने आज दोनों को दवाई वाला दूध पिलाकर पास वाले कमरे में सुला दिया है। दरअसल सुनील जी ने कहा था कि उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, उन्हें चक्कर से आ रहे हैं। तो उनकी बहू को लगा कि उन्होंने जो दूध पिया है उसका असर हो रहा है और अपने प्लान को अंजाम देने के लिए उसी ने गोपाल से कहा था कि आप भी पापा के ही साथ में लेट जाइए, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, रात बेरात किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो खामखा परेशान होंगे, इसीलिए आप भी इनके पास ही आराम कर लीजिए। और इसीलिए वे दोनों बाप बेटे एक साथ ही पास वाले कमरे में सो रहे थे। अब सिविल वर्दी में जो पुलिस वाले थे, वह एक दो पुलिस वाले घर के अंदर ही छिपकर बैठ गए। इसके बारे में गीता और उस दूसरे लड़के को कुछ भी पता नहीं था। वे दोनों तो जब अपने कमरे से निकल कर आए तो वे सोचने लगे कि उन्हें मारने के लिए आखिर क्या किया जाए। वह लड़का अपने साथ एक चाकू लेकर आया था और साथ ही उसने वहाँ रखा हुआ कुछ भारी पत्थर उठाया और वे दोनों गोपाल और सुनील जी को मारने के इरादे से दूसरे कमरे में दाखिल हुए और कमरे में जाकर उस लड़के ने उन दोनों को थोड़ा हिलाया डुलाया। तभी बाहर थोड़ी सी हलचल हुई तो वे दोनों कमरे में दौड़े। देखा तो बच्चे पानी पीने के लिए उठे थे। फिर गीता ने उन्हें सुला दिया और फिर से उस कमरे में पहुँचे। अब वे दोनों पहुँचे तो बिस्तर पर गोपाल और सुनील जी दोनों चादर ओढ़कर लेटे हुए थे। उस लड़के ने बिना देर किए चाकू से वार करना शुरू कर दिया और गीता ने पत्थर से उनके मुंह पर वार किया, लेकिन वह दोनों चौंक गए कि इतनी बार चाकू लगने पर भी बिस्तर पर खून के कोई निशान नहीं थे। कि तभी कमरे की लाइट जली। पीछे देखा तो सुनील जी और गोपाल उनके पीछे खड़े हुए थे। जैसे ही वे दोनों उन्हें मारने के लिए दौड़े कि सुनील जी और गोपाल कमरे से बाहर आ गए और तभी पुलिस वालों ने उन दोनों पर गन तान दी और गीता और उस लड़के को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। पुलिस वाले उन दोनों को अरेस्ट करके ले गए और अब वे दोनों जेल की चक्की पीस रहे हैं। इधर मैं और मेरी पत्नी दिव्या, जो कि सुनील जी को अपने पिता समान समझते थे, सुनील जी ने अपने बेटे को छोड़कर हम दोनों को चुना, लेकिन उनके बेटे ने सुनील जी के पैरों में गिरकर उनसे कई बार माफ़ी मांगी और अपने किए पर बहुत शर्मिंदा भी हुआ। वह उनसे कहने लगा कि पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपनी पत्नी की बातों में आकर बिल्कुल अंधा हो गया था। खुली आंखों से सब कुछ देखने के बाद भी मैं कुछ समझ नहीं पाया। जैसा वह मुझसे कहती रही मैं बस वैसा ही सच मानता रहा। मैंने कभी आपकी बातों पर विश्वास नहीं किया।
मुझसे गलती हो गई पापा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आज के बाद मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। तो सुनील जी ने कहा कि आज के बाद में मैं तुझे ऐसा मौका ही नहीं दूँगा। तेरी या तेरी पत्नी के जूते खाने के लिए मैं तेरे घर पर ही नहीं रहूँगा। ईश्वर की कृपा से मेरे पास मेरा अपना सब कुछ है, और सबसे बड़ी बात, मेरे बेटे और बहू भी हैं। मुझे इनके होते किसी की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक बात रही तेरे और मेरे रिश्ते की, तो तू मेरा बेटा है। मैंने तुझे जन्म दिया है, इसीलिए मैं अपने सारे फ़र्ज़ निभाऊंगा। और फिर इन मासूम बच्चों के बारे में भी तो सोचना था। तब अब क्योंकि गोपाल जी की पत्नी गीता तो जेल की चक्की पीस रही थी, और यहाँ घर पर उनके बच्चे लावारिसों की तरह इधर उधर भटकते रहते। गोपाल दिन में काम करने चला जाता और बच्चे इधर उधर घूमते रहते। इस सब को देखते हुए सुनील जी ने दोबारा से फैसला किया कि वह गोपाल की दोबारा शादी करवाएंगे, और उन्होंने गोपाल के लिए लड़की ढूंढना शुरू कर दिया। आखिरकार उन्हें एक लड़की मिल गई। उन्होंने एक संस्था से इस बारे में बात की थी, और वहीं से उन्हें इस लड़की के बारे में पता चला था। दरअसल वह लड़की अनाथ थी। बचपन से ही उसके माँ बाप नहीं थे, और वह अनाथ आश्रम में ही पली बड़ी थी। इसीलिए वहाँ के संचालक की जानकारी में वह लड़की थी। और जब सुनील जी ने उनसे किसी लड़की के रिश्ते के बारे में पूछा, तो उन्होंने उन्हें इस लड़की के बारे में बताया था। तब सुनील जी, मैं और दिव्या तीनों हम उस लड़की को देखने पहुँचे। लड़की देखने में बहुत ही सिंपल और साधारण थी, पर उसकी सादगी में ही उसकी सुंदरता थी। सबसे अच्छी बात यह थी कि उसके व्यवहार से जितना हम जान पाए, वह लड़की बहुत अच्छी थी। और फिर उसे गोपाल के जीवन के बारे में पुरानी सारी बातें हमने बता दी थीं। लेकिन फिर भी वह लड़की शादी के लिए तैयार हो गई, क्योंकि उसका मानना था कि इस सब में गोपाल और उसके बच्चों की कोई गलती नहीं है। अगर किसी की गलती है तो वह है गीता की गलती। इसीलिए वह उन बच्चों को अपनाने के लिए तैयार थी। ऐसी मानसिकता वाली लड़की तो खुद ही सुंदर होगी ना, क्योंकि सब कुछ सिर्फ चेहरे की सुंदरता ही नहीं होती। वह लड़की मन की भी बहुत सुंदर थी। जब उसकी यह सब बातें सुनी, तो पहली बार में ही हम सब ने डिसाइड कर लिया कि यही लड़की सुनील जी की बहू बनेगी और गोपाल की पत्नी बनेगी। अब थोड़े समय बाद ही सुनील जी ने गोपाल की शादी करवा दी। शादी के बाद गोपाल और उसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ अच्छा जीवन बिता रहे थे, पर इधर सुनील जी अब भी हमारे ही साथ रह रहे थे। गोपाल ने कई बार उन्हें अपने पास बुलाने की कोशिश भी की और उनसे माफ़ी भी मांगी, पर जब उस लड़की ने भी कहा कि पापा, इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने अपने माँ बाप को वैसे भी कभी नहीं देखा, आप मेरे लिए पिता समान हैं, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ, एक पिता का प्यार क्या होता है मैं भी देखना चाहती हूँ। सुनील जी को उसकी बातें बहुत अच्छी लगीं, और इसीलिए उन्होंने, मैंने और गोपाल ने मिलकर यह डिसाइड किया कि हम एक नया घर खरीदेंगे जिसमें हम सब एक साथ रहेंगे। सुनील जी ने ऑफिशियली मुझे भी अपने परिवार में शामिल कर लिया, और अब कानून की नज़रों में सुनील जी के 2 बेटे थे, एक मैं और एक उनका बेटा गोपाल। सुनील जी ने पास पास ही 2 घर खरीदे जो कि बिल्कुल एक जैसे थे। एक घर में सुनील जी का बेटा गोपाल और एक घर में मैं और दिव्या रहते थे। सुनील जी का जब मन करता तब वह हमारे पास आ जाते, और जब मन करता तब गोपाल के पास चले जाते। ऐसे ही हम सब हंसी खुशी अपना जीवन बिता रहे हैं, और भविष्य में गोपाल ज़मीन जायदाद की किसी भी चीज़ को लेकर कोई भी तमाशा खड़ा ना कर सके। इसीलिए एक दिन सबके पास बैठकर उन्होंने अपनी नई बहू यानी गोपाल की पत्नी को गोपाल के और अपनी बहुरानी जिसने उन्हें खोखे में बंद कर दिया था उसके सारे कारनामे बताए, और उसके बाद किस तरह से हमने उनका साथ दिया, क्या किया, यह सब उन्होंने उसे बताया और कहा कि बेटी, मैं तुम्हारे कारण ही वापस आया हूँ, वरना मेरे वास्तविक बेटे और बहू तो यहीं हैं। अगर यह मेरे साथ नहीं होते तो शायद मैं आज जिंदा भी नहीं होता।
उनकी यह बातें सुनकर उनकी बहू बहुत भावुक हो गई थी और उसने कहा था कि पापा, आज से दिव्या दीदी मेरी जेठानी की तरह हैं और मैं इन दोनों को हमेशा अपने जेठ और जेठानी की तरह मानकर इनका सम्मान करूंगी। और गोपाल ने भी कहा कि पापा, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। आज के बाद यह दोनों मेरे लिए भैया और भाभी के समान हैं। मैं इन दोनों का ऐसे ही सम्मान करूँगा जैसे कि हमेशा मेरे बच्चे मेरा सम्मान करते हैं। अब उसके बाद हम सब एक साथ एक परिवार की तरह रहते हैं। आखिरकार सुनील जी की बहू गीता को उसके कर्मों की सज़ा मिली और हमें हमारे अच्छे कर्मों का फल मिला। जिन अनाथों ने कभी माँ बाप का चेहरा नहीं देखा था, आज उन्हें भी एक पिता का प्यार और आशीर्वाद मिला। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों। अपना ख्याल रखें और हाँ, यदि आपके पास ऐसी कोई स्टोरी है तो दी गई मेल आईडी पर मुझे जल्दी से लिख भेजें।